नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज से जुड़ी विभिन्न बातें, विभिन्न जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और समाज के उत्थान में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में यहाँ आमंत्रित किया है। कहते हैं कि भारत की जो आत्मा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और अगर ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान होगा तभी हमारे देश का पूरी तरह से उत्थान होना संभव है। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आश्रय संस्था के संस्थापक और होम्योपैथिक डॉक्टर पंकज शुक्ला जी को। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। जैसे कि पंकज जी बताया, आश्रय इस संस्था में आप निरंतर लगभग 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और बहुत ही लंबा सफ़र आपका हो गया है। हम जानना चाहेंगे सबसे पहले आपकी संस्था के बारे में। हमारी संस्था बेसिकली गांव में महिला उत्थान के लिए, युवाओं के लिए और किसानों के लिए काम करती है। और व्यक्तिगत रूप से मैं मध्य प्रदेश की लगभग 4000 पंचायतों में भ्रमण किया हूँ और वहाँ की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ़ हूँ और उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर भी कई झारखंड, यूपी और कई राज्यों में हमारा काम चलता है और हम समृद्ध ग्राम समृद्ध भारत के एक एजेंडा पे काम करते हैं जिसके अंतर्गत होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट आता है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, किसानों को फार्मिंग के एडवांसमेंट से बनाना, वहाँ का जो विलेज लेवल इंफ्रा है उसको अच्छा करना, स्वास्थ्य सेवाओं को समुचित रूप से जोड़ना, ये हमारा मुख्य कार्य रहता है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि लगभग बहुत साल तो आपको हो चुके हैं, तो कैसे आपको इस कार्य की प्रेरणा मिली? क्योंकि आप पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो बेसिकली वैसे ही समाज सेवी कहलाते हैं, समाज के उत्थान के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं, लेकिन फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके कार्य करना बहुत अलग एक जोन है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे पंकज। एक्चुअली जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है गाँव से हुई है जी। हमारे दादाजी बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत अच्छा काम करते थे। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिलती थी क्योंकि वो कई बार, अगर मैं बचपन की कुछ याद बताऊं तो तीर्थ यात्रा पे जाते थे। जी जी जी। और गांव के 30-40 लोगों को लेके जाते थे और वो पहले उनको खाना खिलाते थे, रहने की व्यवस्था के, उसके बाद खुद खाना खाते थे। अच्छा। तो उनका जो एक मूल स्वभाव था सेवा का, वो मुझे मिला। फिर जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो समाज सेवियों का रहा, राजनैतिक भी रहा, उसमें सिविल सर्विस लोग भी रहे। तो मुझे वो एक प्रेरणा मिली। सबका जो एक मूल मंत्र था वो सेवा ही था। बिल्कुल। तो जब मैं बड़ा हुआ, होम्योपैथी में आया, होम्योपैथी के साथ साथ मैंने काम भी शुरू किया उसी समय से। होम्योपैथी का मैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है हमारा है, छात्रों के लिए जो जूनियर विंग थे, उसका मैं अध्यक्ष भी रहा। तो उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस साथ साथ में काम भी शुरू कर दिया हमने। तो कुछ हमारे ऐसी चीज़ें थी जो गांव से जुड़ी हुई थी, मुझे गांव में जाने का एक अवसर मिला। जी जी जी। फिर मैंने वहाँ देखा कि स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन वहाँ पे आर्थिक लैकुना है, गैप है। जी जी जी। लोग माइग्रेशन हो रहा, लोग गांव के बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। महिलाएं मेन धारा में नहीं है। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सब चीज़ें भी मैं सबको ये साथ लेके चलूं। तो मैंने ग्राम्या अपना आश्रय के अंतर्गत प्रोजेक्ट डिजाइन किया और उससे शुरुआत की हमने इस तरीके से। जी। तो पहला कौन सा क्षेत्र आपका था और किस गांव में सबसे सर्वप्रथम आपका हमने जब शुरू किया तो हमने रीवा, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, इन सब, सतना, इन जिलों में काम करना शुरू किया। जी जी। तो उस समय पे करीब 10 साल पिछली बातें हैं, आजीविका मिशन चलता है मध्य प्रदेश का, जिसमें स्वतः समूह रहती हैं। जी जी जी। तो उनकी जो ब्रांडिंग थी वो स्कैटर्ड थी, मतलब वो कुछ बना रहे थे लेकिन ठीक ढंग से नहीं चल रहा था। तो उनके एक बड़े अधिकारी से मेरी चर्चा हुई और हमने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। तो वहाँ से हमने ये देखा कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल। और अगर हम आज के परिवेश में देखें तो हमारे हिंदुस्तान की जीडीपी अभी जो ईयर एंड हुआ उसमें $3.7 ट्रिलियन है और जिसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन 17% सिर्फ है और वैश्विक रूप से 37% है। तो अगर हम इस गैप को पूरा करें, सहभागिता लाएं, तो ये इसमें $2.9 ट्रिलियन का और एड ऑन हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो
ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि महिलाओं को अगर हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, उनका आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, देश जो है डबल स्पीड से बढ़ेगा। बिल्कुल तो उसी तरीके से हमने काम करना शुरू किया, वैश्विक बाजार में जोड़ा उनको। हमने इसके बाद अपना एक ई कॉमर्स का पोर्टल भी डिजाइन किया। अच्छा जी। कि उनके प्रोडक्ट्स को हम ले जाके उसमें क्लब करें जी। और हमने प्लान किया कि हम फिजिकल लेवल पे स्टोर्स खोलेंगे जिसमें सिर्फ गांव की प्रोडक्ट को ही हम लिंक करेंगे। जी, जी, जी। तो अगर उनको बाजार मिलेगा और उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, तो और अच्छा कर पाएंगी वो जी। तो जो अभी हिंदुस्तान का जो अभी आबादी का महिलाओं का 14% ही व्यापार के क्षेत्र में है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम महिलाओं को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो 14% से लेकर अगर हम 30-35% ले जाएंगे तो जीडीपी अपने आप डबल हो जाएगी। तो सही बात है, और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपका तो प्रयास बहुत ही सराहनीय है। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया अभी के रीवा और क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारा अभी कार्य का क्षेत्र लगभग कितना है और कितने लोग हमसे जुड़कर कार्य कर रहे हैं? हमारा कार्य क्षेत्र तो पूरा मध्य प्रदेश में हर जगह काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में, झारखंड में है। अच्छा। और नॉर्थ के समस्त जो है स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। अभी ईस्टर्न में भी जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, उधर भी काम करना शुरू करने वाले हैं। और हमारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, एक मैन फोर्स वो है, मैन पावर जो है। फिर हमारे विलेज मोबिलाइजर होते हैं जो कि योजनाओं को गांव तक पहुंचाते हैं, गांव के लोग मोबिलाइज करते हैं। जी जी जी। अभी क्या है, अब गांव में जाते हैं तो अभी भी महिलाओं में एक बैरियर रहता है। जी जी, झिझक भी रहती है। तो कैसे उनको मोबिलाइज करें कि आपको बेहतर कैसे करना है, प्रेरणा कैसे दें, तो वो काम करते हैं। तो हर जिले में हमारे इस तरह के मध्य प्रदेश में लोग हैं, बाहर भी हैं। फिर हमने एक इंटरनेशनल दुबई में भी अपना ऑफिस खोला हुआ है। अच्छा। वैश्विक बाजार के लिए कि हम इनको क्लब कर पाए वहाँ पे एक पार्टनरशिप के माध्यम से। तो अभी हमारा ये है कि लोकल से ग्लोबल ले जा रहे हैं। क्या बात है। सारी चीज़ों को। तो उस तरीके से हम ट्रेनिंग देते हैं, ब्रांडिंग पैकेजिंग करवाते हैं, किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएं। जैसे महिलाओं के लिए है, फिर युवाओं के लिए है, किसानों के लिए, अलग अलग सेक्टर्स में कैसे काम जी। यानी एक बहुत बड़ी टीम को लेकर आप अभी कार्य कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। पंकज जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है, महिलाओं के लिए है। तो बेसिकली स्व सहायता समूह को ही हम टारगेट करते हैं या महिला के उत्पादों को, या बाकी चीज़ें भी लेकर चलते हैं? हमने जैसे आपसे कहा जी, स्व सहायता समूह हो गई, इसके अलावा भी जो महिलाएं बाहर हैं, फिर ऐसे युवा हो गए कि आप देखिए कि हिंदुस्तान की 65% आबादी जो है 35 साल के नीचे है। जी बिल्कुल। और उसमें से 50% जो है वो 25 साल से नीचे है। और एक स्टडी आई कि हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसमें युवाओं का 34% योगदान है। जी। तो मेरा मानना ये है कि युवाओं को सशक्त करना पड़ेगा, अभी उनको दिशा देने की ज़रूरत है। तो उनके लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो उनको कैसे टैप करें, उसके लिए हमने विलेज काउंसलर बनाया हुआ है। अच्छा। विलेज काउंसलर वो लोग हैं जो गाँव के अंदर मानव संसाधन को इकट्ठा करते हैं और उनको दिशा देते हैं। इसके माध्यम से पता चलता है कि इनको किस क्षेत्र में ट्रेन करें, किस रोजगार में जाएंगे ये, या स्वरोजगार में जाएंगे। जी जी, तो उनके लिए एक बेहतर अवसर कैसे पैदा करें, ये इस तरह से युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि पंकज जी, आप तो ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, उनके उत्थान के लिए। इसी तरह हमारी सरकार भी जो है वो आप जानते हैं कि ग्रामीण विकास को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है, और ग्रामीणों के उत्थान के लिए चाहे स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, या हॉस्पिटल हो, पक्की सड़कें हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आजकल हमारे भारत के गांव भी बहुत विकसित दिखने लगे हैं और रौनक और अच्छे से दिखाई देती है वहाँ। तो सरकार की क्या सहायता आपको अपनी मुहिम में या अपने अभियान में प्राप्त होती है? देखिए, बेसिकली सरकार से हमारा ये सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहती है कि जो उनके अधिकारी हैं जो गांव के अंदर काम कर रहे हैं, शहर के या जिले में काम कर रहे हैं, उनके साथ हम एक कोऑर्डिनेशन बना के चले जी। और उस समन्वय के माध्यम से हम गांव तक पहुंचे। होता क्या है कि लोग सरकार की बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं, तो उनका एक योगदान रहता है कि आप सहयोग कीजिए हमारा, कि हम बेहतर तरीके से उन तक पहुंच पाएँ, और आपकी योजनाएं जो हैं उनके साथ कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, हमारे साथ में दोनों का संयोजन कैसे होगा, उसको दोनों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने बुरहानपुर में ऐसे ही अभी कल ही ऐसा काम किया। अच्छा अच्छा। वहाँ पे पूरा जिला प्रशासन था वहाँ का। अच्छा।
तो उन्होंने सहयोग किया कि पूरी टीम इकट्ठा की, फिर दोनों की इकट्ठा किया, एक MOU साइन करवाया। जी जी। तो इस तरीके से सहयोग रहता है सरकार का कि उसको मोबिलाइज करती है। जी, कहते ना कि 2 हाथ अगर 11 मिलकर काम करे बनकर तो और ज़्यादा आसानी हो जाती है कार्य में। पंकज जी, जैसा कि आपने बताया कि मतलब सहयोग की बात की आपने, जब आप ग्राम में या लोगों को समझाने के लिए जाते हैं, महिलाओं को आगे लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों का भी सामना आपको करना पड़ता होगा। तो क्या किस तरह की परेशानियां होती हैं? पहली परेशानी तो राजनीतिक कई बार आ जाती है कि जो लोग डेवलपमेंटल विकास मतलब विचारधारा के नहीं रहते हैं, तो बोलते हैं क्या हो रहा है, कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा, मेरा प्रभाव तो कम नहीं हो जाएगा। पहली तो ये आती है। दूसरी आती है कि वहाँ पे जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं को कैसे हम उनकी झिझक को तोड़ें। जी, वो काम करना चाहती हैं। कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं, 40-50 महिलाएं आती हैं, 100 महिलाएं आती हैं, जी जी जी, हाथ और उठाती जी, हैं। गांवों में थोड़ी सी वो हाँ, रूढ़िवादिता भी हाँ, चलती है रूढ़िवादिता रहती कि है। हमारी घर की महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी, घूंघट प्रथा भी अभी चली रही है, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना तो उनको हम पड़ता प्रेरणा होगा। देते हैं कि ऐसी सफल महिला उद्यमियों की कहानी बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, अच्छा, और उनको हम बताते हैं कैसे आप लोग देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा कैसे जुड़ सकती हैं। आप अभी अगर आपकी कमाई 10,000 महीने की है और हमने आपका 10,000 और जोड़ दिया, तो वो डबल हो जाएगी। तो आपके खर्चे जो हैं कैसे पूरे हो जाएंगे, आपकी सेविंग हो जाएगी, कुछ अच्छा कर सकती हैं। उनको थोड़ा मोटिवेट करते हैं। इसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे झिझक टूटती है और उनको हम ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग देते हैं और काम शुरू हो जाता है उनके साथ में। जी, बहुत बढ़िया। लेकिन काफ़ी मेहनत भरा काम ज़रूर हो जाता है, संघर्ष ज़रूर हो जाता है, क्योंकि लोगों को बाहर निकालना, उनकी ही भलाई के लिए वो संघर्ष करना एक बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि हर एक परिवार की आमदनी कम से कम 15,000 होनी चाहिए। आज का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, तो मेरा टारगेट यही रहता है, और उसी टारगेट को लेके हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि उसमें महिला चूँकि गाँव के अंदर ही रहती है, माइग्रेट नहीं होती हैं, कई बार पुरुष बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। तो होगा ये कि अगर महिला सशक्त हो जाएंगी तो जो पुरुष बाहर काम करने गए हैं वो भी वापस आके उनको उसी काम में सहयोग भी कर सकते हैं। तो माइग्रेशन भी रुकता है। फिर अगर आप देखिए कोई पुरुष बाहर गया है, या मान के चलिए कि एक गांव का आदमी अहमदाबाद चला गया काम करने, उसको वहाँ 12,000-13,000 रुपये मिल रहे हैं, उसका खर्चा कितना वहाँ पे बचा के तो 3-4 हज़ार ही लेके आ रहा है। तो अगर हमने महिलाओं को सशक्त करना शुरू कर दिया, वो देखेंगे तो उनको आमदनी भी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल जी, इस तरीके से। जी जी जी। पंकज जी, जैसे कि आप जब ग्राम में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो क्या हम उसको टारगेट करते हैं कि इस गांव में हमको कौन कौन सी कमियां दिखाई दे रही हैं, तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, या अपना कोई अभियान जो हम डिज़ाइन करते हैं उनको हम गांवों में जाके संचालित करते हैं? जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे जो संसाधन है पहले उसको देखते हैं। जी जी जी। किस तरह के अनुकूलताएं हैं और प्रतिकूलताएं क्या हैं। जी। अनुकूलताएं हैं तो उसको हम पॉजिटिवली उस हिसाब से मोड़ लेते हैं। प्रतिकूलताओं के लिए हम उसको दूर करते हैं कि उसको दूर करके उस बैरियर को कैसे काम करते हैं। फिर हमारा एक माइंड सेट रहता है कि हमको क्या क्या काम करने हैं। जी। जैसे कि हमने अगर काम करना है महिलाओं के लिए तो कौन से प्रोग्राम चलाएंगे, युवाओं के लिए कौन से चलाएंगे, किसानों के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पे कृषि के संसाधन कितने हैं। अब देखिए, बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान में लगभग 60% जो है फार्मिंग पे डिपेंड्स है, लाइवलीहुड्स, और उसका एडवांसमेंट 40% ही है अभी हिंदुस्तान में। 40% किसानी सक्षम है जो एडवांसमेंट में है। जी जी जी। और अगर ब्राजील और अमेरिका को देखेंगे वहाँ 75% और 95% है। जी जी, अभी भी आधुनिकता की तरफ हमारे किसान पूरी तरह और हमारी GDP 18% किसानों पर निर्भर है। हाँ बिल्कुल। तो निश्चित रूप से किसान को सशक्त करना पड़ेगा। जो रूटीन काम कर रहे हैं उससे हट के काम करना पड़ेगा। जी। तो अभी सरकार भी काम कर रही है एडवांसमेंट के लिए। आप देखिए अभी ड्रोन से खेती करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कीटनाशक डालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी जी। एडवांसमेंट यही है। तो अगर किसानों को एडवांसमेंट करेंगे हम, उनकी फार्मिंग को एडवांसमेंट करेंगे, ठीक, ऑर्गेनिक पे ले जाएंगे, एरोमेटिक पे ले जाएंगे, आप औषधि खेती करवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैश क्रॉप पे ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी फायदा होगा। तो हर चीज़ों को, परिस्थितियों को देख के हम प्रोग्राम डिज़ाइन करके फिर काम शुरू करते हैं। जी। पंकज जी, जब गांव में जाते हैं तो बेसिकली आप तो डॉक्टर हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति ग्रामों में दिखती है, कितनी सजगता दिखती है? गाँव में एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे PHCs हो गए बहुत सारी अभी, और टेलीमेडिसिन भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, लेकिन उसका पेनिट्रेशन उतना अच्छा है नहीं अभी। तो गांव के लोग क्या करते हैं, कई बार जाते हैं, डॉक्टर को दिखा के आते हैं और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन करते ही नहीं है, फॉलोअप कभी नहीं करते। मतलब 90% केस में गांव के लोग फॉलोअप नहीं करते। तो डॉक्टर ने जो लिख दिया वही पर्चा लेके दवाई लेके खाते रहते, पता नहीं क्या खाते। मैंने अभी एक गांव में एक ऐसा केस देखा रिसेंटली। मैं गया तो उन्होंने
वो भोपाल आए थे दिखाने के लिए, कोई बड़े डॉक्टर दिखाया और वो लीवर डिजीज़ की दवाई खा रहे थे और वो दवाई उन्होंने 6 महीने खाया, दोबारा दिखाया ही नहीं। बोले कहाँ जाएंगे दिखाने के लिए। तो मेरे दवाई खाते हाँ, मेरे दिमाग में ख्याल आया जी। कि क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि उनको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन गांव में ही मिल जाए। तो हमने एक अभी प्रोग्राम डिजाइन किया, ई पंचायत। अच्छा। ई पंचायत ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया कि पंचायतों के ऊपर सारी सुविधाएं टेक्नोलॉजी आ जाए। उसमें कंसल्टेंट भी आ जाए, कृषि कंसल्टेंट भी आ जाए, HR सर्विसेज आ जाए और जो डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट के वो इम्पैनल होके भाई अगर वो एक बार दिखा के आ गया तो दोबारा ऐसी सुविधा हो जाए कि वो अपना प्रिस्क्रिप्शन से चर्चा कर सके अभी लेना है कि नहीं लेना है। अभी हम उसके वर्कआउट ही कर रहे हैं स्वास्थ्य के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये अभी हम लागू करने वाले हैं पिछले अगले 1-2 महीने में। तो निश्चित रूप सफलता मिलेगी और लोगों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। जी, बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया आपकी योजना है इस तरह की और ये तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और जाहिर सी बात है स्वास्थ्य को लेकर जो जागरूकता है वो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएगी। वही बात पंकज जी स्वच्छता को लेकर भी लागू होती है। स्वच्छता का रेशो आप हमारे शहरों की अपेक्षा ग्रामीणों में कितना देखते हैं? अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गांव तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। पहले जो ओपन था सारी चीज़ें, अभी गांव में लोगों के यहाँ आपके टॉयलेट्स बन गए हैं, मैक्सिमम टॉयलेट्स बन रहे हैं। इस सरकार ने बहुत काम किया मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं ये मानता हूँ कि अभी भी लेकिन उनको एक जागरूकता कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूअस अप्रोच करनी पड़ेगी गांव के अंदर। शहर के अंदर तो क्या है कि बहुत सारे हैं कि आप कैमरे लगे डरते भी लोग कचरा फेंकने से। गांव के अंदर अभी कैमरे नहीं है, ठीक है, गांव के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, जो भी है सो प्रेरणा से है। लेकिन उनको रेगुलरली वहाँ के प्रशासन को, जैसे पंचायत स्तर पे सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, रोजगार सहायक होते हैं, उनको मेरा यह मानना है कि हर वीक ना एक बार ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए स्वच्छता के ऊपर भी, जिससे कि गाँव स्वच्छ रहे। अभी ये थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जी, नहीं सही बात है क्योंकि स्वच्छता ही सर्वोपरि है और स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। बिल्कुल। जी पंकज जी, जैसे कि आप जब जाते हैं अभी जैसा सबसे पहले आपने कहा था कि एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी ऐसी कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो उन्हें अपने गांव में रहने से अभी रोक रही है? क्योंकि रोज़गार भी वहां पहुंच रहा है, सुविधाएं वहां पहुंच रही हैं, तो क्या ऐसा है कि युवा जो है पलायन करके और खेती की तरफ अग्रसर ना होते हुए और शहर की तरफ भाग रहे हैं? देखिए, समुचित अवसर का अभाव ही है और कुछ नहीं जी। वो लोग जो काम करना चाहते हैं उस तरह का काम उनको मिल नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। योजनाएं सरकार की जाती हैं जी, सरकार की योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन जो है रूट लेवल पे कहीं न कहीं मिस हो जाता है, तभी ये स्थिति आती है जी। तो एक गुड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो यही है कि जो पलायन लोग कर रहे हैं उनको हम उनके इंटरेस्ट चेक करें, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, खेती में है, नौकरी करने में है या कि स्वरोजगार में है। और अगर उनका इंटरेस्ट खेती करने में है तो उस तरह की हम खेती का उनको प्रशिक्षण दें। अगर उनको रोजगार में करना है तो हमको ये करना पड़ेगा कि किस कंपनी को उस तरह का रोजगार चाहिए, तो 2 वे करना पड़ेगा। हमने जो विलेज काउंसलर की बात की, उनका काम यही है कि एक तरफ कंपनी से बात करेंगे या सरकार से बात करेंगे, दूसरी तरफ वहाँ के लोकल कम्युनिटी से बात करेंगे। जी। तो इस समन्वय से उस तरह का मैन पावर तैयार करना है। तीसरा, अगर स्वरोजगार है तो किस तरह की छोटी इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप की जा सकती तो है। ये इस तरह से काम करने से ही पलायन रुकेगा और काफी हद तक अभी रुक रहा है। अभी तो बहुत कम हो गया है पलायन करना, क्योंकि सरकार ने कई योजनाएं चलाई है, लेकिन अभी और आवागमन की सुविधा भी थोड़ी सी सरल हो गई है, तो गाँव के बच्चे भी निकल के सुबह जाके और शाम को घर पर भी आ सकते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और मैंने एक चीज और देखा है, एक टेक्नोलॉजी का अभाव भी है आजकल। अभी मैं कुछ स्टडी पढ़ रहा था तो हिंदुस्तान की महिलाओं में सिर्फ 2016 की स्टडी थी, फिर इसके बाद कोविड आ गया 3 साल, तो कुछ काम 4.5 की डिक्लाइन वैसे ही हो गया। तो वहाँ पे 50% महिलाओं के पास ही मोबाइल की सुविधा है जी, और उसमें से 80% महिलाओं के पास इंटरनेट नहीं है। जी। तो मैं बिल्कुल आपसे यही पूछने वाली थी पंकज जी कि टेक्नोलॉजी को लेकर अभी कितनी जागरूकता वहाँ है और हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल उसी के लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक उस पर सर्वे किया, काफ़ी डेप्थ स्टडी की जी। तो मैंने ये पाया कि अगर 50% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है और 80% उनमें से बिना इंटरनेट के हैं, सिर्फ कॉल अटेंड करते हैं, तो ये मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। आज देखिए टेक्नोलॉजी पूरी मोबाइल से है, बिल्कुल हर चीज़ मोबाइल के ऊपर आ गई, आपकी एजुकेशन, ट्रेनिंग, हर चीज़ आ गई। तो अगर जितना पुरुषों का अनुपात है उतना महिलाओं को दे दिया जाए, महिलाओं को अगर इस मोबाइल से उनको मोबाइल दे दिए जाए, इंटरनेट दे दिए जाए,
तो एक तो ग्रोथ रेट हिंदुस्तान की 17 बिलियन डॉलर जो है सिर्फ राजस्व आएगा मोबाइल बांटने के बाद हिंदुस्तान की जीडीपी में। दूसरा, महिला कनेक्ट हो जाएगी टेक्नोलॉजी से, उसको ई एजुकेशन से और ई ट्रेनिंग से। अगर आप उनको कहीं भी रहे, दूरस्थ रहे, अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो ट्रेनिंग ले सकती है मोबाइल पे, अपने काम कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, जो सरकार प्रयास कर रही है। अभी डिजिटल विलेज बनाने रही है। अभी जो मोदी जी का प्रोग्राम आया है जनमन वाला, ये चल रहा है पीएम जनमन, उसमें एक ये भी एजेंडा है कि भाई डिजिटल विलेज बनाए जाए। तो हमने तो ये पंचायत पहले से शुरू कर दिया, उसमें यही सारी चीजें हैं। क्या बात है, मतलब आप टेक्नो फ्रेंडली होने के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर पंकज जी, मतलब सभी लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम सभी गांव में पले बड़े हैं और गांव की मिट्टी से सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो लोग भी चाहते हैं कि नहीं, जहां पैदा हुए हैं कि वहाँ की मिट्टी सशक्त बने, वहाँ के गांव सशक्त बने। तो कई लोग और भी अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपकी संस्था से जुड़ना चाहें, तो किस प्रकार आपके कार्यों में सहयोग कर सकते हैं वो, और किस तरह से जुड़ सकते हैं? मेरी संस्था एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल रूरल एम्पावरमेंट है, जो आसरे नाम से है। उसमें हमने कई प्रोजेक्ट, ग्राम्य नाम से प्रोजेक्ट भी चलाते हैं गांव के लिए। अगर कोई उसमें सहयोग करना चाहता है, इस तरह के विचार रखता है कि गांव का विकास हो, देश का विकास हो, तो हमारा ईमेल है contacts@asarebharat.com जी, और मेरा उसमें व्यक्तिगत ईमेल है president@asarebharat.com। तो आप उसमें ईमेल करके अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस से आपको, आप उसमें अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए, कॉल भी कर सकते हैं जी। और अगर सपोज उनके गांव में किसी तरह की कोई समस्या है, या अपने गांव को भी में कुछ परिवर्तन की दिशा में कार्य करना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी आपको संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। किसी तरह की कठिनाई है, परेशानी है, कोई चीज़ का अभाव हो रहा है, कोई ज़रूरत चाहते हैं, कोई मदद चाहते हैं, हमको निश्चित रूप से वो कॉल कर सकते हैं जी। तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से पंकज जी और उनकी जो पूरी टीम है वो गांवों के सशक्त विकास के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनके समृद्ध विकास के लिए किस तरह से निरंतर प्रयासरत है और आगे भी कार्य कर रही है। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस नेक कार्य से हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ें, क्योंकि सिर्फ सरकार का प्रयास नहीं है, हमारे देश को आगे बढ़ाने का हम सबको सहयोग देना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से अगली बार कुछ नई शख्सियत के साथ इस कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से आप सभी को नमस्कार।